ये होल याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो इस प्लेट को देखिए। आई होप अभी आपको याद आ रहा होगा। इसी बोल्ट को आप ओपन करके जो इंजन ऑयल है उसको आप ड्रेन करते हैं। तो इसका अंदर रहता है इस तरह का एक जाली। तो इस जाली को निकालना पड़ता है क्लीनिंग करने के लिए। और अब मैं इस जाली को इसके अंदर लगा दूंगा और यहीं से मेरा इंजन का जो रीबिल्ड का प्रोसेस है वो हो जाता है शुरू। ओके, तो ये जो प्लेट है ये मेरा चेंज होने वाला है, ये नया लगने वाला है। तो इसका कहानी कुछ ऐसा है कि ये जो प्लेट है ये एक्चुअली एल्युमिनियम का बना है। और ये जो बोल्ट आप देख पा रहे ये तो एसएस का है, लोहा का ही है। और इसीलिए बार बार ये जो बोल्ट है इसको खोलना लगाना टाइट करना ये सब करते करते अंदर का जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाता है। और मेरा भी वैसा ही हुआ था, अंदर का थ्रेड ख़राब हो गया था और ये जो बोल्ट नहीं लग रहा था। तो इसीलिए इस प्लेट को मैं नया लगा रहा हूँ। और इसका पार्ट नंबर और प्राइस ये आप देख लीजिए। और याद रखिए इसके साथ सिर्फ ये जो प्लेट आप देख पा रहे यही प्लेट आता है। ये बोल्ट अलग से लेना पड़ेगा और इसके ऊपर ये जो गैस्केट रहता है ये गैस्केट भी अलग से लेना पड़ेगा, इसके साथ नहीं आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बट अगर आपका ये जो प्लेट है ये ख़राब हो जाता है तो आप पुराना वाला जो गैस्केट है और ये बोल्ट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस प्लेट को मैं लास्ट में लगाऊंगा, अभी दूसरा काम करना है मुझे। तो ये जो प्लेट यहाँ पे लगता है ये जो हमारा क्रैंकेस है उसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसके साथ ये लगा रहता है। तो अब इसी क्रैंकेस में हमें और थोड़ा काम करना है। तो ये रहा ऑयल सील, उसका पार्ट नंबर और प्राइस आप देख लीजिए। टोटल 4 ऑयल सील इसके अंदर रहता है। और जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है किट इंजन ऑयल सील, मतलब आप इसको ऐसे मत पढ़िए कि इंजन ऑयल सील, किट इंजन ऑयल सील, मतलब इंजन के लिए जितना भी ऑयल सील है उसके लिए ये जो ऑयल सील है ये आता है। और ये तभी चाहिए जब आपका ये जो क्रैंकेस है ये ओपन होता है। ऑलराइट, तो एक ऑयल सील रहता है इस पॉइंट पे, तो इसको मैं रिमूव कर लिया हूँ। दूसरा हमारा जो ऑयल सील है वो रहता है यहाँ पे, जिस पोजिशन पे जो हमारा गियर सेफ्ट है, गियर सेट बाहर आता है। तो मैं कल रात को इसको जब रिमूव कर रहा था तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया, मतलब ये जो ऑयल सील है टाइट होकर बैठा था, निकालने में थोड़ा परेशानी हुआ, ठीक है। बट ये जो ऑयल सील था इसको मतलब निकालने में मेरा फट गया था, ये अंदर एकदम चिपक के बैठ गया था। मुझे लिटरली एक चाकू को गर्म करके इसके अंदर घुसा के इसको थोड़ा 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 करके काट करके इसको मुझे फाइनली बाहर निकलना पड़ा। तो ये जो सीन हुआ मेरे साथ, इससे मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया कि एक तो आपको अगर ऑयल सील चेंज करना ही है तो जैसे सर्विस मैनुअल में लिखा गया है कि हर 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका जो रिटर्नर ऑयल सील है उसको चेंज करिए। अगर आपको फॉलो ही करना है तो जैसा लिखा है हर 12,000 किलोमीटर के बाद आप इसको चेंज करते रहिए, तभी ये जो प्रोसेस है ये सब ठीक ठाक काम करेगा। ऑयल सील भी आपका आराम से बाहर आ जाएगा। ये जो ऑयल सील था इसका जैसा हालत था, इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्पेशल टूल्स नहीं था जो मेरा इस ऑयल सील को निकाल पाता। अगर इसको टेम्परेचर से मैं नहीं निकालता, स्क्रू ड्राइवर चाकू को सब गर्म कर करके इसको घुसा के जो ऑयल सील है उसको निकालना पड़ा। तो बात यही है, अगर आपका ऑयल सील आराम से बाहर आ रहा है तो आने दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे ऑयल लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए उसके एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्योंकि जिस तरह मेरा यहाँ पे ऑयल सील चिपक के बैठ गया था, मैं अपने इस जन्म पे जितना मर्जी इस बाइक को चला लेता, यहाँ पे ऑयल कभी भी लीकेज होने वाला था नहीं। हाँ, अगर आपका ये जो बियरिंग है अंदर का, ये बियरिंग चेंज करना पड़ेगा, तब आप ऑयल सील को चेंज कर लीजिए। क्योंकि उस टाइम तो आपको ऑयल सील खोलना ही पड़ेगा। एक बार ऑयल सील खुल गया तो दोबारा उसको रीयूज मत करिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसका अंदर जो बियरिंग है इसको अगर चेंज करने जाएंगे तो ऑयल सील निकालना पड़ेगा, उस टाइम में आपको ऑयल सील चेंज करना ही पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे कुछ काम नहीं है तो आप ऑयल सील को छोड़ दीजिए। जैसे इसके अंदर कुछ भी बियरिंग फियरिंग कुछ नहीं है तो यहाँ का जो ऑयल सील है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल लीकेज नहीं कर रहा है, तो आप उस ऑयल सील को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो मुझे बस यही कहना था। आप देखिए इस किट के अंदर टोटल 4 ऑयल सील आता है। इन चारों में से 2 ऑयल सील यहाँ पे लगेगा और बाकी 2 ऑयल सील जो क्लच कवर है क्लच कवर में लगता है। सो ये रहा हमारा क्लच कवर और बाकी का ये 2 जो ऑयल सील है ये क्लच कवर के लिए है, मतलब इसके लिए, ये क्रैंक केस के लिए नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे लगता है। ये जो लीवर है, मतलब यहाँ पे हमारा क्लच केबल अटैच होता है इस पोर्शन पे, और ये जो लीवर सीधा इसके अंदर ये जो सेफ्ट आप देख पा रहे इस सेफ्ट को रोटेट करता है। तो एक जो ऑयल सील है इस पॉइंट पे लगा है, मतलब ये लीवर और हमारा जो क्लच कवर है दोनों के बीच में जहाँ पे कनेक्ट होता है उस पॉइंट पे एक छोटा सा ऑयल सील इस पॉइंट पे लगा है इसके अंदर, और दूसरा ऑयल सील इस पॉइंट पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो होल आप देख पा रहे हैं, बेसिकली इस होल पे क्रैंक शेफ्ट है। क्रैंक शेफ्ट का ये जो एंडिंग वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन इस होल के अंदर घुस जाता है जब हम क्लच कवर को हमारे क्रैंक केस के साथ माउंट करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा लगता है ऑयल फिल्टर। इंजन ऑयल रेडिएटर से कूल होकर आता है, इस पॉइंट से फीड होता है और देन ऑयल फिल्टर के थ्रू इंजन ऑयल एंटर करता है। यहाँ पे ये जो होल आप देख पा रहे हैं इस होल के अंदर से, यहाँ से ये जो होल, ये होल कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, और यहाँ से जो इंजन ऑयल है इतना बड़ा जो आप स्पेस देख पा रहे हैं ये हमारा क्रैंक केस के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कुछ इंजन ऑयल सीधा चलाएगा क्रैंक केस में,
आई मीन क्रैंक केस में ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फीड होगा एंड देन अंदर जैसे जैसे चैनल बना है ठीक वैसे वैसे चैनल के थ्रू ये इंजन ऑयल पास होता रहेगा। और कुछ जो इंजन ऑयल है वो सीधा आएगा इस पॉइंट पे आने के बाद अंदर घुस जाएगा, ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं इस पाइप के अंदर, और इस पाइप के अंदर आके ये जो होल है यहाँ से बाहर आने का कोशिश करेगा। पर यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑयल सील लगा है तो बाहर तो आ नहीं पाएगा, जाएगा कहाँ? अगेन आप जो हमारा क्रैंक सेप्ट है उसको देखिए, इसके एंड पे एक होल आपको दिख रहा है, तो ये जो होल आप देख पा रहे हैं इस होल के थ्रू जो इंजन ऑयल है क्रैंक सेप्ट के अंदर घुस जाता है और क्रैंक सेप्ट के अंदर से ये पास होके अंदर का जो बियरिंग्स है ये बियरिंग को लुब्रिकेट करता है। तो ये हो गया इंजन ऑयल का फ्लो। बट हम लोग बात कर रहे थे इंजन ऑयल सील के बारे में, तो यहाँ पे लगता है एक ऑयल सील और दूसरा ऑयल सील लगता है इस पॉइंट पे, और मैं इस दोनों ऑयल सील को ही चेंज नहीं करने वाला हूँ। उसका एक तो रीजन मैं आपको बता ही दिया कि ऑयल सील को निकालने में कितना मुझे परेशानी हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो ऑयल सील लगा है जो हमारा इंजन ऑयल है इस पॉइंट तक कभी पहुंचता ही नहीं है। ये हमारा क्लच कवर हो गया, क्लच कवर के एकदम नीचे तक ही हमारा जो इंजन ऑयल है वो स्टोर रहता है, इतना ऊपर तक कभी आता ही नहीं है। तो यहाँ से इंजन ऑयल लीक करने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पे ये जो सेफ्ट आप देख पा रहे हैं इसका कोई सर्विस पीरियड नहीं है, मतलब जितना दिन आप बाइक चलाएंगे अगर ठीक ठाक से ढंग से चलाएंगे तो ये जो सेफ्ट है इसका भी कोई सर्विसिंग होता नहीं है, जैसा है वैसा ही जिंदगी भर चलता रहेगा। इनकेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए तब बात अलग है, वरना नॉर्मल सिचुएशन में ये तो चेंज नहीं होता है और ना ही इसका सर्विसिंग होता है। तो यहाँ का जो ऑयल सील है इसको रिप्लेस करने का कोई जरूरत नहीं है। और बात करें अगर यहाँ पे ये जो ऑयल सील है तो इस ऑयल सील को चेंज करना कोई मैंडेटरी नहीं है अगर ये सही है। तो अगर आपने ऐसा किट परचेस किया है तो आपके पास तो ऐसा ऑयल सील आ जाएगा, तो उस केस में ये आपका मर्जी है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं भी चेंज करने से चलेगा अगर ये आपका सही है तो जो मैं कह रहा हूँ मैं भी खुद वही चीज फॉलो करने वाला हूँ, मैं भी इसको छेड़खानी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इस ऑयल सील में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 क्लच कवर के लिए ये दो जो ऑयल सील आता है इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, जिस तरह मुझे कल इसको निकलना पड़ा मैं दोबारा ऐसे फोकट में सब काम करने नहीं जाऊंगा जो भी हो। तो ये जो ऑयल सील आप देख पा रहे हैं ये जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो ऑयल सील आप देख पा रहे हैं ये जाएगा इस गियर सब के इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ का जो ऑयल सील है इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको लगाना कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको बस प्रेस कर दीजिए अपनी जगह पे, और फिर ये गियर सेफ्ट का जो होल है यहाँ पे चला जाएगा ये दूसरा वाला ऑयल सील। तो अभी के लिए इस क्रैंक केस में जितना भी काम था हो गया है, नेक्स्ट हमारा काम जो है सब उसमें होने वाला है। ऑलराइट, तो आप शुरू करते हैं गियर असेंबली का प्रोसेस। तो मेरे पास चार्ट है, प्रॉपर डायग्राम है, तो अगर मैं कुछ गलती भी कर दूं तो चार्ट देख के मैं भी उसको वेरीफाई कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा ये जो सैफ्ट कंप्लीट ड्राइव मतलब ये वाला जो सैफ्ट है मेरा इसमें प्रॉब्लम था, इसका ये जो टीथ है ये टूट गया था, और ये रहा नया सैफ्ट और इसका पार्ट नंबर और प्राइस होपफुली आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए मेरा ये जो टोटल तामझाम मुझे करना पड़ा है, क्रैंक केस मुझे ओपन करना पड़ा है, तो अब बारी है इसको रिबिल्ड करने का। तो इसी रीजन से जो मेरा सैफ्ट कंप्लीट काउंटर मतलब ये जो पार्ट है इसको मुझे रिमूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। बाय द वे, अगर किसी भी रीजन से इसको रिमूव करने का ज़रूरत पड़े तो आपको ये जो गियर आप देख पा रहे हैं इस गियर के नीचे इस पॉइंट पे आपको एक सर्क्लिप होल्डर के जैसा मिलेगा, होपफुली आपको दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये इसको आपको रिमूव करके फिर जो ये टोटल गियर का असेंबली है इसको आप रिमूव कर पाएंगे, बट मैं इसको रिमूव नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें जितना भी गियर्स है सब लॉक है, तो ये देखा जाए तो जैसा मैं निकाला था ठीक वैसे ही पड़ा है, तो इसमें असेंबल करने का कुछ है नहीं मेरे लिए। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड। तो मेरा जो गियर असेंबली का काम है वो इस सैफ्ट के साथ होगा। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखे जहाँ पे मैं क्रैंक सैफ्ट को ओपन किया था वहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे एक जो गियर है एक गियर सैफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, तो सबसे पहले हम लोगों को उसी गियर को इसमें लगाना पड़ेगा, और जैसे वो कनेक्टेड रहता है एक शार्प क्लिप से मदद से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सैफ्ट का ओरिएंटेशन देख लीजिए। यहाँ पे ये जो टीथ आप देख पा रहे हैं ये ऐसा ही रहता है, मतलब ये रहता है हमारा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे लगता है हमारा चेन स्प्रॉकेट, और ये रहता है हमारा राइट साइड पे। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से घुमा लूँगा, मतलब राइट साइड वाला पोर्शन अब ऊपर आ चुका है। तो एट दिस पॉइंट ये जो गियर आप देख पा रहे हैं इस गियर का भी आप ओरिएंटेशन देख लीजिए, ये बाल कहाँ पे से आ गया। ये जो गियर आप देख पा रहे हैं इसका सामने का और पीछे का देख लीजिए। तो ये जो गियर है इसके अंदर कुछ इस तरह से घुसेगा। ओके, तो गियर चला गया अंदर। अब इसके ऊपर लगेगा एक वाशर। तो यहाँ पे ये जो वाशर है बेसिकली इसको ना सीम कहते हैं, मतलब इसके भाषा में सर्विस मैनुअल के हिसाब से ये सब सीम है। तो ये जो सीम है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से थोड़ा बीट निकला हुआ है। ये जो बीट है बेसिकली यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं इसके बीच से ये जाने के लिए बना है। तो ये चला गया
सिम इसका अंदर, और इसके ऊपर लगेगा शार्क क्लिप, ये वाला जो पार्ट है। और इसको पकड़ने के लिए आपको चाहिए एक शार्क क्लिप होल्डर। एक्चुअली ये जो शार्क क्लिप है ये सब एक बार निकल जाता है तो दोबारा इसको रीयूज़ नहीं किया जाता है, इसको टोटल चेंज करना पड़ता है। बट आपको पता ही है टीवीएस सर्विस सेंटर का हालत क्या है, कितना पार्ट्स वहाँ पे एक्यूरेटली मिलता है। एकदम पहुँच गया है सामने तक, वहाँ पे अंदर बिट देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको पुश कर देना है इसको। तो ये शार्क क्लिप बैठ गया है अपनी जगह पे, और ये जो गियर है ये भी लग चुका है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे ये जो गियर लगा है इस गियर के इस साइड पे कुछ नहीं है, पर ये जो साइड है इस साइड में आपको इस तरह से 4 गड्ढा दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो बियरिंग आएगा इस पर भी देखिए इस तरह से 4 बिट निकला हुआ है। तो ये जो बिट है ये एक्चुअली जब गियर एंगेज होगा इसके अंदर घुस जाता है। तो अब नेक्स्ट जो गियर है ये वाला, ये अभी लगने वाला है सैप के साथ। तो ये चला गया इसके अंदर, सी ये कुछ इस तरह से घुस जाता है, तो इस गियर के साथ ये एंगेज हो जाता है। अब देखिए ये गियर हमारा लग गया, अब इसके ऊपर इस तरह से 6 बिट निकला हुआ है छोटा छोटा। तो इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर जो वाला गियर आएगा उसमें भी इस तरह से 6 छोटा छोटा होल होना चाहिए। जैसे ये वाला गियर देखिए इसके अंदर भी इस तरह से छोटा छोटा होल है 6 पीस, और इसमें 6 पीस छोटा छोटा इस तरह से बिट निकला हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये वाला गियर जाएगा। बट इसके पहले लगाना पड़ेगा एक वाशर या फिर सिम। ये चला गया वाशर अंदर, और इसके ऊपर ये जो गियर है, गियर देख लीजिए इस साइड पे गड्ढा है, इस साइड प्लेन है। तो ये गड्ढा वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से। तो अंदर वाला ये जो गियर है ये स्लाइडिंग वाला गियर है, ये अगर इस साइड आ जाता है तो इसके साथ एंगेज हो जाएगा, उधर जाएगा तो इसके साथ एंगेज हो जाएगा। तो यही है फॉर्मूला। और इस गियर के ऊपर लास्ट एक और गियर लगेगा, बट उसके ऊपर कोई वाशर नहीं आएगा, क्योंकि उस गियर को आप अगर देखेंगे इस गियर के ऊपर ही वाशर के जैसे थोड़ा बिट बना हुआ है, मतलब घिसेगा नहीं, यही बात है। तो ये हो गया हमारा गियर, इस साइड वाला सब लग चुका है। और लास्ट फाइनली इसके ऊपर एक वाशर लगेगा और ये चला जाएगा हमारे क्रैंक केस में, मतलब जो राइट साइड का क्रैंक केस है। तो इस साइड वाला काम हो गया। अब देखते हैं इस साइड में क्या क्या आएगा। बचा है बस 2 ही गियर। तो इस साइड में आप अगर देखेंगे सेफ्ट के ऊपर इस तरह से काउंटर बना हुआ है, पर ये जो गियर है इस गियर में कुछ भी नहीं है, प्लेन है। तो इस गियर का जो प्लेन साइड है, प्लेन साइड भी इस तरफ जाएगा, मतलब प्लेन एक तरफ जाएगा। तो ये चला गया इसके अंदर, हो गया काम। फाइनल ये जो गियर है सेम वही बात है, यहाँ पे 4 स्लॉट बना है, और इस गियर के ऊपर देखेंगे तो 4 बिट इस तरह से निकला हुआ है, मतलब ये जो गियर है इस तरह से अंदर जाएगा। बट इस गियर के ऊपर इस गियर के अंदर एक बूस्ट लगता है इस तरह से। ये बूस्ट रहता है इस रीजन से क्योंकि ये जो गियर है सैफ्ट के ऊपर फ्रीली घूमता है कभी कभी, मतलब जब ये गियर एंगेज नहीं होता है। तो यही है रीज़न। देख लीजिए अगेन, जो गड्ढा वाला पोर्शन है इसके अंदर जाएगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे एंगेज होता है। तो पहले मैं बूस्ट को ही लगा लेता हूँ। प्यार से डालना पड़ेगा, एकदम आराम से जाएगा। ऑलराइट, तो बूस्ट यहाँ पे अंदर चला गया ये वाला, और ये बूस्ट इस गियर के अंदर के जो होल है इसमें घुस जाएगा। बस हो गया, इतना ही काम था। एंड फाइनली लास्ट इसके ऊपर लगेगा एक वाशर। ये वाशर है, ये सिम नहीं है। सिम जो बीच बीच में रहता है वो है सिम, एकदम लास्ट में रहता है। तो ये हो गया वाशर। तो एकदम फास्ट में और एकदम लास्ट में 2 वाशर है, और बीच में जितना भी चीज़ है वो हो गया सिम। सैप ड्राइव का ये गियर असेंबली हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये हो गया हमारा ड्राइव काउंटर ऑलरेडी असेंबल्ड था। इसमें से अगर कुछ निकला है वो है ये 3 वाशर। 3 वाशर को आप ध्यान से देखिए, 2 वाशर है, और ये वाला वाशर एक बियरिंग टाइप का है, बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा करके रोलर लगा है। तो ये काइंड ऑफ बियरिंग की तरह काम करता है। तो इसको मैं डाल दूंगा अंदर, मतलब 2 बॉडीगार्ड दोनों साइड पे, और बीच में रहेगा हमारा बियरिंग फ्लेवर का वाशर। तो ये तीनों एक साथ चला जाएगा हमारा जो काउंटर सैफ्ट है इसके अंदर। ये जो पार्ट देख पा रहे हैं यहीं पे बेसिकली जो हमारा क्लच असेंबली है वो माउंट होता है, और इस साइड से ये वाशर चला जाएगा इसका अंदर। तो कुछ इस तरह से दोनों हमारा जो गियर सैफ्ट है उसका असेंबली हो जाता है कंप्लीट। अब ये है गियर सिलेक्टर। ये कुछ इस तरह से ऐसे होके जो गियर्स है उसको इधर या फिर उधर करता है, और गियर हमारा चेंज होता है। तो ये जो गियर सिलेक्टर है
ये ड्राइव शाफ्ट में रहता है 2 पीस और काउंटर शाफ्ट में रहता है 1 पीस। अब देखिए ये हो गया हमारा काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट में ये जो गियर आप देख पा रहे हैं ये मूवेबल गियर है। ऐसा मूवेबल गियर एक ही है और कोई भी गियर यहाँ पे मूवेबल नहीं है, सिर्फ एक ही गियर मूवेबल है, ये वाला सिर्फ एक ही गियर मूवेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्टर लगेगा हमारे काउंटर शाफ्ट में। और वो कहाँ पे लगेगा, ये जो मूवेबल गियर है यहाँ पे देखिए एक स्लॉट बना है कुछ इस तरह से, इस स्लॉट में ये जो सिलेक्टर है ये लग जाएगा। ओके, तो लगाने के टाइम पे आपको ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे लगाना है, इस स्लॉट पे बैठ जाएगा। शाफ्ट कंप्लीट ड्राइव 2 मूवेबल गियर है, एक हो गया ये वाला मूवेबल और एक हो गया ये वाला मूवेबल। तो ड्राइव शाफ्ट में 2 मूवेबल गियर है, मतलब हमें 2 सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। तो एक सिलेक्टर हमने उठा लिया, इसको मैं यहाँ पे लगाने जाऊँगा तो ये लग नहीं रहा है क्योंकि ये इस गियर का डायमीटर थोड़ा बड़ा है और ये सिलेक्टर छोटा है। तो मतलब ये जाएगा इसके अंदर प्रॉपर ये लग रहा है। तो मतलब जो छोटा वाला सिलेक्टर है वो हमारा राइट साइड पे लगेगा इस पोजीशन पे, और जो दूसरा सिलेक्टर है वो थोड़ा बड़ा है वो लगेगा इस पोजीशन पे, ये ऊपर वाला। ओके, तो 2 सिलेक्टर आपको कहाँ पे लगाना है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं इसको जो हमारा क्रैंक केस है उसमें मैं इंस्टॉल करता हूँ। ऑलराइट, तो ये जो तकिया है और ये जो जीन्स का पैंट है दोनों ही रिजेक्टेड है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जैसे ही पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट कंप्लीट काउंटर वो यहाँ पे लगता है और शाफ्ट कंप्लीट ड्राइव इस पोजीशन पर लगेगा। तो यहाँ पे ये जो शाफ्ट कंप्लीट काउंटर है उसमें जो राइट साइड में एकदम राइट में जो गियर रहता है वो बियरिंग के साथ कनेक्टेड रहता है इस पोजीशन पे। तो अगर इसको चेंज करने का ज़रूरत पड़े, चाहे बियरिंग हो चाहे गियर हो, तभी इसको रिमूव करिए, वरना इसको रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट कंप्लीट काउंटर है उसको मैं लगा दूंगा। यहाँ पे वॉशर लगा है 3 वॉशर जैसे पहले आपको दिखाया था, और बाद बाकी ये जो गियर है पहले से ही हमारा असेंबल्ड था, तो इसको मैं डाल दूंगा सीधा इसके अंदर। तो ये बैठ गया अपने जगह पे, और इस वाला होल पे जाएगा हमारा शाफ्ट कंप्लीट ड्राइव। और ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर से ये जो 2 गियर आप देख पा रहे हैं, इस 2 गियर को मैं बाहर निकाल लूँगा ताकि यहाँ पे मुझे लगाने पे थोड़ा इजी रहे। तो इसको लगाने से पहले ये जो गियर है मतलब ये थोड़ा बड़ा है, ये गियर यहाँ पे जाके फंस जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लीजिए तो इसको लगाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, ये चला गया और इसको भी मैं नीचे प्रेस कर दिया तो दोनों अपनी जगह पे बैठ गया है। तो अब क्या करूँगा, इसके ऊपर से मैं 2 गियर को रिमूव किया था वो 2 गियर को एज इट इज़ लगा दूंगा। ये चला गया एक गियर, और दूसरे वाले के अंदर में एक बूस्ट रहता है, होपफुली आपको याद हो, ये भी चला गया इसके अंदर। और फाइनली इसके ऊपर रहेगा एक वॉशर। तो हमारा जो गियर्स है वो असेंबल हो चुका है और अपनी जगह पे भी बैठ गया है। फाइनल अब बारी है गियर सिलेक्टर को लगाना। सो आई होप आपको याद हो, ड्राइव शाफ्ट में 2 सिलेक्टर और काउंटर शाफ्ट में 1 सिलेक्टर लगता है। ये रहा ड्राइव शाफ्ट का 2 सिलेक्टर, एक का डायमीटर बड़ा और दूसरे का छोटा है। तो छोटा वाला को मैं यहाँ पे डालूंगा, तो ये नहीं डल रहा है मतलब ये इसके लिए नहीं है, मतलब ये जाएगा नीचे वाला में। तो ये मैं छोटा वाला को यहाँ पे लगा दिया, और जो बड़ा वाला है बड़ा वाला जाएगा इस पोर्शन पे। तो ये बड़ा वाला चला गया, 2 सिलेक्टर अपनी जगह पे लग गया है। अब दोनों को एक साथ पकड़ के इसके बीच में से जो इसका शाफ्ट है, शाफ्ट को मैं डाल दूंगा। तो बस इतना ही था, सिलेक्टर भी लग चुका है और इसका शाफ्ट भी लग चुका है। तो मैं उधर का मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए समझना। सो आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है। वो दूर वाला ये जो है ये हो गया हमारा ड्राइव शाफ्ट, ये हो गया हमारा काउंटर शाफ्ट, यहाँ पे ये हो गया हमारा गियर शिफ्टर ड्रम। और यहाँ पे इस तरह से ये जो डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है आपको, एक्चुअली इसको कैम कहा जाता है। तो बेसिकली ये जब घूमता है तभी जो हमारा गियर सिलेक्टर है वो काम करता है, ऊपर नीचे होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा काउंटर शाफ्ट में ये जो गियर है ये मूवेबल है, मतलब इस गियर को हमें आगे पीछे करना पड़ेगा हमारे गियर शिफ्टिंग के लिए। तो जो गियर सिलेक्टर है इस गियर पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ही जगह है, गियर सिलेक्टर इधर ही लगेगा, दूसरे कहीं पे आप लगा ही नहीं पाएंगे। तो मैं गियर सिलेक्टर को लगा दूंगा। तो ये हो गया हमारा गियर सिलेक्टर, और गियर सिलेक्टर का ये जो पिन है, ये पिन बेसिकली ये जो गियर सिलेक्टर ड्रम है, इस ड्रम के अंदर जो कैम है, कैम के अंदर कुछ इस तरह से बैठ जाएगा, इस तरह से ये बैठ जाएगा। तो जब भी आप गियर सिलेक्टर को लगाएंगे, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो अभी जब आप इस गियर सिलेक्टर को लगाने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो गियर है ये नीचे की तरफ है, इसका थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करिए, आराम से ये लग जाएगा। लगाने के बाद इसको आपको लेना है इस पोजीशन पे, क्योंकि जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट नीचे वो जो होल आप देख पा रहे हैं,
ये जो होल आप देख पा रहे हैं, इस होल पे ही ये जो गियर सिलेक्टर का शाफ्ट है ये अंदर जाएगा। तो सिलेक्टर को लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमें मिलाना पड़ेगा उस नीचे वाला होल के साथ। तो ये मैं गियर सिलेक्टर के ऊपर से इसका शाफ्ट है इसको डाल दूंगा और नीचे उस होल तक पहुंचा के इसको प्रेस कर दूंगा ऊपर से। बस इतना ही करना है। सो एट दिस पॉइंट हमारा दोनों ही जो गियर शाफ्ट का असेंबली है यहाँ पे बैठ गया है। दोनों के लिए ही जो गियर सिलेक्टर है वो भी लग चुका है, गियर सिलेक्टर का शाफ्ट लग चुका है, ड्राम हमारा पहले से ही था। और अभी हमें इस ड्राम को थोड़ा घुमा के देख लेना है कि सिलेक्टर पिन ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, ये हो गया हमारा गियर सिलेक्टर ड्राम। जब भी आप गियर को अप या डाउन करते हैं ये ड्राम हमारा घूमता है, और जब घूमता है सिलेक्टर कुछ इस तरह से जो हमारा गियर्स है, गियर्स को देखिए ऊपर और नीचे करके आइदर ऊपर वाला गियर के साथ एंगेज करता है या फिर नीचे वाला गियर के साथ एंगेज करता है, और कुछ इस तरह से जो हमारा गियर्स है वो चेंज होता है। तो यही है मैकेनिज़्म। तो ये घुमा के मैं देख लिया हूँ, गियर से ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथली होगा, क्योंकि गियर लीवर से गियर को शिफ्ट करना ईजी है, यहाँ पे हाथ से घुमाने से ये बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होगा। इस साइड का भी अगर दिखा दूँ, ये भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, इधर वाला तो हो ही रहा था। ऑलराइट, तो क्रैंक केस को क्लोज करने से पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ ये क्या है मुझे आज तक नहीं पता, मतलब इसका जेनेरिक नेम क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला। बट कंपनी ने जो नाम रखा है उसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है इंजन ऑयल सेवर प्लस ट्रीटमेंट, मतलब इंजन ऑयल को ट्रीट करता है, सेव करता है। तो ये सब बकवास है, मैं ये यूज़ भी नहीं करता हूँ, बट अभी कर रहा हूँ। उसका रीज़न कुछ अलग है। बाय द वे, आप अगर ऐसा चीज़ है, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट जो इंजन ऑयल के साथ ऐड किया जाता है उसको अगर यूज कर रहे हैं तो जान लीजिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। बट जब आप इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे तब आपको इंजन ऑयल फ्लास्क भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही चिपचिपा होता है, बहुत ही ज्यादा। और यही रीजन है इसको मैं अभी एट दिस मोमेंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा इंजन चालू होगा, मतलब ये सब इंस्टॉलेशन करने के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम जब रन होगा, तब इंजन चालू होने के बाद जो इंजन ऑयल है वो इंजन के अंदर सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, और उस टाइम मेरा ये जो गियर है ये आपस में घिसना चालू कर देगा। तो इसीलिए इनिशियल मूवमेंट में स्टार्टअप एकदम स्मूथली हो, इसी रीजन से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके जो मेरा गियर्स है गियर्स में अप्लाई कर दूंगा, यही रीजन है। बाद बाकी मैं ये सब चीजें कहीं भी मेरा इंजन ऑयल में मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इंजन ऑयल अपने आप में ही एक ऑलराउंडर है, उसमें सब कुछ अवेलेबल ऑलरेडी है, जो कि इसमें नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब ये सब जितना प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर कुछ अच्छा इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं मॉड्यूल का, जैसे 7100 का, या फिर मॉड्यूल का जो 300 का सीरीज है वो बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, वो सब अगर प्रीमियम क्वालिटी का आप इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं तो ये सब यूज करने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है एक पंगा। खोलने के टाइम में तो ये बहुत ही ईजी था, मतलब इस साइड का जो क्रैंक केस है हमारा उसको रिमूव करने के टाइम पे, बट अभी लगाने के टाइम पे ये चीज रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ये जो स्पीड सेंसर का व्हील है, मतलब ये जो गियर है, ये गियर बेसिकली ये जो ऊपर वाला गियर है इस गियर के नीचे रहता है। तो जब भी मैं इस क्रैंक केस को लगाने जाऊंगा इसका अंदर, तो ये गियर हमारा, ये वाले जो गियर है इसमें फंस जाएगा। तो यहाँ पे दो ही रास्ता है, एक तो नॉर्मल रास्ता है और दूसरा है थोड़ा अतरंगी टाइप का, और मैं वही रास्ता यूज करने वाला हूँ। नॉर्मल रास्ता ये है कि यहाँ पे जितना सारा गियर्स है सबको निकालो, ये जो गियर ड्रम है इसको निकालो और सबको इस पे माउंट करो और फिर इसको असेंबल करो, ये एक रास्ता हो गया। बट जो अतरंगी तरीका मैं अपनाने वाला हूँ वो ये है, सिर्फ यही गियर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो गियर है इस गियर को मैं निकाल लूंगा और इसको मैं डाल दूंगा इसके ऊपर। इस पोजीशन पे ये गियर रहता है, जैसा आपको दिख रहा है ये जो हमारा स्पीड सेंसर का गियर है इसके नीचे रहता है, तो इसीलिए ऊपर से इसको माउंट लगाना, मतलब इस क्रैंक केस को लगाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इस गियर को यहाँ पर रख दिया हूँ, और अब ये जो पूरा सामान है इसको मुझे पलटी करके डालना पड़ेगा इसका अंदर, क्योंकि मेरे पास अभी उतना बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं ये सब फिर से इसको निकाल के दूसरे क्रैंक केस में मैं इंस्टॉल करूं। तो देखते हैं मेरा ये हटके वाला आइडिया कितना काम पे आता है। तो जैसे कि आपको पता है, आई होप आपको पता है कि हमारा ये जो क्रैंक केस है, क्रैंक केस का दो बॉडी के बीच में कोई गैस्केट नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग को यूज करना पड़ता है कुछ इस तरह से एक सिलिकॉन सीलेंट। बाय द वे, ये रहा इसका प्रोडक्ट लिंक, आप चाहे तो अमेजोन से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये जो सीलेंट है हमें क्रैंक केस के जो बॉर्डर है, बॉर्डर के एज में थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है। याद रखिए एकदम ज्यादा नहीं डाल देना है, क्योंकि ज्यादा डाल देंगे तो इसके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं रहता है, मतलब बहुत ही मिनिमम गैप रहता है दोनों क्रैंक केस के बॉडी के बीच में। तो जितना भी एक्स्ट्रा डालेंगे, जब आप क्रैंक केस को क्लोज करेंगे कुछ तो बाहर आ जाएगा और कुछ इंजन के अंदर, मतलब क्रैंक केस के अंदर घुस जाएगा।
तो इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, जितना ज़रूरत है उतना ही डालना है। ऑलराइट, तो सिलिकॉन सीलेंट का एक थिन लेयर मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ और लगाने के बाद थोड़ा इंतजार करना है 5-10 मिनट, हल्का इसको सूखने देना है, एकदम गीला गीला नहीं लगाना है। और लगाने से पहले एक फाइनल चेक पॉइंट, यहाँ पे एक डावल पिन है और दूसरा इस पॉइंट पे एक और डावल पिन लगता है जो दूसरे वाले जो क्रैंक केस है उसमें लगा है। तो आपको क्रैंक केस को लगाने से पहले ये दो जो डावल पिन है यहाँ पे, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जो मैं करने वाला हूँ, आई डोंट नो इस दुनिया में और कितना लोग इस तरह मेरे जैसा किया है, बट मेरे जैसा अगर पागल होगा तो जरूर करेगा। तो फाइनली यहाँ पे याद रखिए, ऊपर वाला जो था एक वाशर और उसके बाद एक गियर था, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दिया हूँ और बाकी का जो पोर्शन है उसको मैं टोटल इसके ऊपर पलटी कर दूंगा। तो यही है प्लान। ऑलराइट, तो देखते हैं। हे विश्वकर्मा बाबा, क्षमा कर देना। चल, लग जा लग जा लग जा, लग गया लग गया, कुछ नहीं गिरा है अभी तक। घुस गया है, घुस गया है, गियर के अंदर से सैफ्ट घुस गया है। अब इसको मैं सीधा कर दूंगा फटाफट से। तरीका लो, हो गया काम। बस इतना ही तो करना था मुझे। हो गया भाई, हो गया। जितना मैं करना चाहता था उतना हो गया है। अब ये जिस पॉइंट पे लगा है वो ये है, यहाँ का ये जो बियरिंग है, बियरिंग को अपने स्लॉट में डालने के लिए थोड़ा इसको ठोकना पड़ता है। तो अभी ये बस उसी पोजीशन पे थोड़ा फंस गया, फंस गया मतलब वहीं पे जाके रुका है। तो अभी बस इसको धीरे धीरे से ठोकना पड़ेगा। जहाँ पे स्पीड सेंसर लगता है, मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर को घुसा के देख लीजिए अंदर वो जो बियरिंग है, मतलब जो गियर है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जैसे मेरा जो गियर है नहीं घूम रहा है, मतलब वो गियर फंस गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको ओपन करूंगा क्रैंक केस को और उस बियरिंग को घुमाने का कोशिश करूंगा। जैसे वो थोड़ा घूमना चालू कर दे तो आप धीरे धीरे उसको घुमाते रहिए और जो हमारा क्रैंक केस का हाउसिंग है इसको आप प्रेस करते जाइए। तो अंदर जो गियर है उसको मैं स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहा हूँ और आपको दिख रहा है यहाँ पे जो सैफ्ट है, सैफ्ट भी घूम रहा है, मतलब जो हमारा गियर है वो एंगेज हो चुका है। तो एट दिस मोमेंट ये टोटल लगने के लिए रेडी है। थोड़ा थोड़ा करके आपको घुमाते आना है, मतलब चेक करते आना है कि वो फंसा है कि नहीं फंसा है, और थोड़ा थोड़ा करके आप ठोकते जाइए। तो हमारा जो क्रैंक केस है लगभग लग चुका है, अभी भी हल्का सा गैप है यहाँ पे। तो बोल्ट को मैं जब भी कस दूंगा वो जो गैप है वो गैप भी फील हो जाएगा, मतलब जो दो क्रैंक केस का बॉडी है टोटल आपस में एक साथ जुड़ जाएगा। तो फटाफट से मैं जितना भी बोल्ट है सब बोल्ट को एक एक करके लगा दूंगा। और बोल्ट को लगाने का भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होपफुली आप याद करके रखे हैं कौन सा बोल्ट कहाँ पे है, बट इन केस कहीं पर भी गड़बड़ हो जाता है तो इस फॉर्मूला से आपको पता लग जाएगा कि हाँ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जितना ही बोल्ट है सबको मैं सिर्फ अपने प्लेस पर रखा हूँ, एक बोल्ट को भी मैं नहीं कसा हूँ। तो एट दिस पॉइंट आपको बस ये चेक करना है कि जितना ही बोल्ट है, बोल्ट का हेड, मतलब ये बोल्ट का हेड क्रैंक केस के बॉडी से जितना ऊपर है उस दोनों का जो गैप है हर एक बोल्ट के लिए सेम होना चाहिए। कहना यही चाहता हूँ कि मान लीजिए ये बोल्ट कुछ इस तरह से इतना पॉइंट तक लगता है, तो अभी जितना ही बोल्ट है सब इस पॉइंट पे है। ये हेड से लेके इस बॉडी तक जितना गैप है ये सारे के सारे बोल्ट के लिए ये गैप सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे गैप छोटा या बड़ा है, कम ज्यादा है, तो मतलब ये समझ लीजिए वो बोल्ट उस होल के लिए नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो गया है। तो मेरे लिए कोई गड़बड़ नहीं है, जितना भी बोल्ट है सबको मैं चेक कर लिया हूँ और सबका क्रैंक केस का जो बॉडी है बॉडी से एकदम बराबर हाइट में है। तो अभी मैं बस इसको फटाफट अभी कसना चालू कर दूंगा। और टाइट करने का भी प्रोसेस आई हो आपको पता है, क्रॉस वाइज आपको टाइट देना है। सपोज आप इसको टाइट दे रहे हैं तो नेक्स्ट जो बोल्ट आपको टाइट देना है वो है इस साइड में, एकदम ऑपोजिट में। नेक्स्ट यहाँ पे एक बोल्ट था और बोल्ट के साथ कुछ वाशर था, एज इट इज आपको भी रख देना है, दोनों को निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो वाशर में आप देखेंगे कि एक साइड का जो पिन है इस साइड पे थोड़ा निकला हुआ है और अंदर भी जगह है। तो ये जो पिन है
मतलब ये पिन वाला पोर्शन उस पॉइंट पे आपको लगा देना है। कि जहाँ पर भी ऐसा स्टार हेड मतलब प्लस हेड वाला बोल्ट रहेगा ना, थोड़ा सावधान हो जाइए। ये साला बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है और 2-3 बार स्लिप होता है तो ये पूरा कट जाता है और फालतू में एक लफड़ा क्रिएट कर देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यार से इसको खोलना है या फिर टाइट देना है, प्यार से करिए। एक बार स्लिप हो जाएगा मतलब समझ लीजिए 33% उसका लाइफ ख़त्म हो गया। तो अंदर बोल्ट लग गया है और अब इसके ऊपर ये जो हमारा गियर सेंसर है ये लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा गियर सेंसर, कुछ इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पे लाएगा मेरा स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का हालत बहुत ख़राब है। सेंसर का हालत ख़राब नहीं, उसका वायरिंग का हालत ख़राब है। और बात यह है कि इसका वायरिंग को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, काट के यहाँ पे जॉइंट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा एक पॉइंट है मैं कुछ भी करूँ फिर से सब कुछ उखड़ जाएगा। तो जितना दिन ये चल रहा है चलने देते हैं, उसके बाद मुझे ये पूरा सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और सेंसर का प्राइस लगभग 750 के आसपास ऐसा कुछ है। कुछ इस तरह से सेंसर चला गया अंदर और इसके ऊपर लगेगा ये प्लेट। इसका नाम है रिटेनर ऑयल सील। इतना खतरनाक नाम रखेगा, सुन के ही डर लग जाएगा। और जब पार्ट्स मांगने जाऊंगा तब साले लोगों का पार्ट्स नहीं रहता है। तो यही है बात। और इस तरफ भी कुछ कुछ काम हमें करना पड़ेगा, मतलब जो हमने चीज़ें ओपन किए थे क्रैंक को ओपन करने के टाइम पे उसी चीज़ को फिर से लगाना पड़ेगा। जहाँ सबसे पहले है यहाँ पे ऑयल पंप का गियर। तो कुछ इस तरह से एक पिन आपको मिलेगा, मतलब जब आपने ओपन किया था आपको मिला था। इसको डाल देना है। इस शेफ्ट के अंदर में एक होल है। तो जैसे मैं इसको डालूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टली मैं इसको डाला हूँ। इस गियर के अंदर भी आपको एक काट दिख रहा है, इस काट को आपको हॉरिजॉन्टली लगा देना है इसके अंदर। ऑलराइट, तो हमारा गियर लग चुका है यहाँ पे। और इसके ऊपर लगा था एक पिन, मतलब लॉक पिन। तो ये सर्कलिप के जैसा दिखता है पर सर्कलिप है नहीं। और इसको लगाने के लिए अगेन आपको एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा लॉक पिन लग गया है और गियर अपनी जगह पे बैठ गया है। तो नेक्स्ट लगाना है हमारा गियर स्टॉपर। तो ये है गियर स्टॉपर, यहाँ पे माउंट होता है। तो इसमें बेसिकली जैसा मैं खुला था उसको ऐसे रख दिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जाएगा एक वाशर, उसके बाद है ये वाला पोर्शन स्टॉपर और उसके पीछे है एक 10 mm का बोल्ट। और आपके पास अगर थ्रेड लॉकर है तो आप इसमें थोड़ा थ्रेड लॉकर अप्लाई कर दीजिए। इसका रीजन मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये जो हुक वाला पोर्शन है ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा। तो कुछ इस तरह से चला गया स्प्रिंग। देन हम लोग स्टॉपर को लगाएंगे थोड़ा थ्रेड लॉकर को अप्लाई करके इसके ऊपर। ये एनामोड 112 थ्रेड लॉकर है, ये है। तो यहाँ पे मैं थ्रेड लॉकर को डाल दिया हूँ और अब मैं इसको माउंट कर दूंगा इस पॉइंट पे। बोल्ट को मैं अभी तक टाइट नहीं किया हूँ। अभी क्या करना है, ये जो स्प्रिंग में हुक वाला पोर्शन है उसमें आपका ये जो स्टॉपर है, स्टॉपर के ऊपर भी एक थोड़ा सा गड्ढा दिखेगा। वहाँ पे इस हुक को बैठा के स्टॉपर को रख देना है इसके ऊपर। यहाँ पे जो स्टार व्हील आप देख पा रहे हैं गियर ड्रम के साथ कनेक्टेड है, इसके ऊपर आपको रख देना है। देन आपको ये कसना है। अब देखिए थ्रेड लॉकर यहाँ पे अप्लाई मैं क्यों करने के लिए बोला था। ये जो बोल्ट है इस बोल्ट को आपको एकदम जबरदस्त नहीं कस पाएंगे। अगर इसको आप जबरदस्त कस देंगे तो ये ऊपर नीचे हमारा मूवमेंट नहीं होगा। जैसे मैं अभी इसको ज्यादा टाइट कर दिया हूँ, ये अभी ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है। तो हमें ऐसा रखना है कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, ऊपर नीचे मूवमेंट करे। आगे भी टाइट है। ओके, एट दिस मोमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर करके कुछ इस तरह से टाइट कर दूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ये अपनी जगह पर लॉक हो गया है। जब भी मैं इस बोल्ट को थोड़ा सा लूज करूंगा वो नीचे आ जाएगा। देखा आपने, स्टॉपर अभी नीचे आ गया। मतलब ये जो बोल्ट है आप इस बोल्ट को एकदम से कस नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो स्टॉपर है ये जैम हो जाएगा। आपको इस बोल्ट को हल्का सा लूज करके रखना है ताकि जो हमारा स्टॉपर है वो ऊपर नीचे हो पाए। और इसीलिए इस बोल्ट में आपको थ्रेड लॉकर अप्लाई करना चाहिए, वरना जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा है बोल्ट को हम लोग कस नहीं पाएंगे और ओवर द टाइम वाइब्रेशन में हो सकता है बोल्ट बाहर की तरफ खुल के आ जाए। तो
थ्रेड लॉकर को अप्लाई करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्चुअली देखा जाए तो अभी मेरा स्टॉपर बराबर यहाँ पे काम कर रहा है, इसको घुमा के भी देख लूँ। और अब फाइनल एक ही काम बचा है, गियर लीवर को यहाँ से डालना। तो ये रहा हमारा गियर लीवर। गियर लीवर को आपको डाल देना है यहाँ पे, ये जो होल है इस होल के थ्रू सीधा उस पर ये चला जाएगा। मैं ज़्यादा इसको प्रेस ही नहीं किया, आराम से चला गया। और ये वाला जो आप होल देख पा रहे हैं, इसको इस वाले पिन के अंदर डालना है। और यहाँ पे ये जो कैम है इसको आपको थोड़ा नीचे की तरफ करके और फिर इसको प्रेस करना है। ऑलराइट, तो ये बैठ गया है, हमारा कैम बैठ चुका है। थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए तो अपने आप वो फिट हो जाएगा। हमारा गियर लीवर भी बैठ चुका है। तो इस साइड का काम अभी के लिए कंप्लीट। और अभी हमें इस साइड पे थोड़ा बहुत काम करना है। जो हमारा गियर शिफ्टर का शैफ्ट है वहां पे एक जाएगा वाशर, एंड लास्ट में एक सार क्लिप हमारा था, उस सार क्लिप को हमें लगा देना है। तो एक सार क्लिप प्लेयर की मदद से जो सार क्लिप है आप इसको लगा दीजिए। जब भी अपनी जगह पे लग जाता है इस तरह का जितना भी सार क्लिप्स है, क्लिक क्लिक करके एक आवाज आता है। होपफुली आपने पहले भी नोटिस किया है। सो लास्ट एक ही काम बचा है। लास्ट इस हिसाब से अगर आपने मेरा इस क्रैंक केस को टोटल डिसमेंटल करने का वीडियो देखे है तो उस वीडियो में मैं यहाँ से शुरू किया था, जहाँ पे ये जो ब्रैकेट है कुछ इस तरह से रहता है, इस ब्रैकेट का ओपनिंग से शुरू किया था। तो इसीलिए ये जो वीडियो का एंडिंग होगा इसी ब्रैकेट को लगाने से ये जो वीडियो है ये वीडियो हो जाएगा खत्म। तो इस ब्रैकेट को लगाने के लिए कुछ इस तरह का लंबा लंबा बोल्ट है, इसको डाल देना है आपको इसके अंदर, और एक वाला इसका अंदर, और दूसरा वाला ब्रैकेट का जो पार्ट है उसको लगा देना ऑपोजिट साइड से। तो यहाँ पे ब्रैकेट लग चुका है और ब्रैकेट में यहाँ पे 2 होल आपको दिख रहा है, और क्रैंकेस के इस साइड पे आपको यहाँ पे और 2 होल दिख रहा है बड़ा बड़ा। सो क्रैंकेस को इंजन में माउंट करने के लिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है इस ब्रैकेट को माउंट करना पड़ेगा बाइक में, और यहाँ पे ये जो 2 होल दिख पा रहे यहाँ पे बोल्ट के मदद से बाइक के फ्रेम के साथ ये माउंट हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट जो क्रैंकेस का असेंबली का प्रोसेस है वो होता है खत्म। आई होप आपको अभी कैसे गियर को असेंबल करना है और कैसे क्रैंकेस को असेंबल करना है और कौन सा चीज़ आपको लगाना है सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ। और इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना है, और उतना डिटेल में इस वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। जैसे इसके बाद जो काम है वो है हमारा इधर का क्लच असेंबली को इंस्टॉल करना। तो क्लच असेंबली के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है। इस साइड में आपको मैग्नेट कॉइल लगाना पड़ेगा, मैग्नेट कॉइल के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है। और इसके ऊपर जो हमारा सिलेंडर है, इंजन हेड है, उसको लगाने के लिए अगेन आपको वीडियो मिल जाएगा। जब मैं इसका सिलेंडर किट और पिस्टन को चेंज किया था उसमें डिटेल्ड उसके बारे में डिस्कस किया था, वीडियो बनाया था। सो यही बात है। तो शायद आपको मेरा थोपड़ा देख के पता नहीं लग रहा है, बट मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। सुबह 9 बजे से काम चल रहा है और कंटिन्यू अभी 5 बजने वाला है, कंटिन्यू ये सब चल रहा है। बाय द वे थकान से ज़्यादा हैप्पीनेस ज़्यादा है क्योंकि ये जो काम कंप्लीट हो गया, और उससे भी बड़ा बात है ये मैं खुद किया हूँ। फाइनल में आपको यही बोलूँगा कि देखिए यूट्यूबर तो मैं 1-2 साल तो नहीं हुआ, 1.5 साल लगभग हो गया मैं यूट्यूबर बना हूँ, पर मैं बाइक तो 7 साल से चला रहा हूँ। बाइक को ख़रीदने के बाद मैं भी आप लोग के जैसा यूट्यूब में वीडियोस देखता था, तो मैं देखता था कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का बियरिंग कट गया है, किसी का ऑयल सील टूट गया है, ऑयल का लीकेज प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ढेरों सारा प्रॉब्लम। बट मेरा एग्जैक्ट आज के डेट में 6.5 साल मेरा बाइक चल चुका है। 6.5 साल बाद मैं इस क्रैंकेस को ओपन किया, और जो प्रॉब्लम आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे बाइक में, मतलब मेरे क्रैंकेस में। बट उसके अलावा और एक भी मुझे ऐसा पॉइंट, एक भी ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे मेरा जो क्रैंकेस है, मेरा टोटल इंजन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं मिला है। इंजन का बात छोड़ता है, स्पेशली क्रैंकेस के अंदर। और यहाँ से मुझे एक चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो यही है कि टाइम टू टाइम इंजन ऑयल को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार इंजन ऑयल रिफिल करने के बाद 6000 किलोमीटर अप्रोक्स चलता है। वो भी कौन सा इंजन ऑयल, जो टीवीएस का खुद का इंजन ऑयल है उसके हिसाब से वो लोग लिखा है। तो मैं मान लेता हूँ आप कोई अच्छा इंजन ऑयल डालते हैं, मतलब जैसे मॉड्यूल का आप डालते हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं कि वो 6000 10,000 पहुँच जाएगा। 6 से 7,000 तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 7,000 में आपको रिफिल करना ही है, मतलब टोटल इंजन ऑयल को ड्रेन करना ही पड़ेगा। मतलब मैं करता हूँ और तभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है आज तक। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि 7,000 कंटिन्यू आपको चलाते जाना है, बीच में 3,500 के आसपास आपको एक बार रिफ़िल भी करना पड़ता है। जो आपको पता ही है, यहाँ पे कहाँ पे रहता था, हाँ, क्लच कवर में एक फ्यूल गेज आपको पता ही है, वहाँ पे आपको फ्यूल चेक करना पड़ता है, तो आपको एक बार रिफ़िल भी करना पड़ता है। ये भी सर्विस मैनुअल पे लिखा है, बट सर्विस मैनुअल पे जो नहीं लिखा है बट मैं खुद फॉलो करता हूँ,
ये जो साइकिल है, साइकिल मतलब ये जो 6000 6500 या फिर 7000 किलोमीटर का जो रेंज है, इसके बीच में मैं जो ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर को 3 बार चेंज करता हूँ। मतलब अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए हर 2000 किलोमीटर में मैं ऑयल फिल्टर को चेंज कर देता हूँ और थोड़ा इंजन ऑयल भी फिल कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ऑयल है, ऑयल में तो कचरा जमता रहता है और वो कचरा क्या होगा, जो ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर में भी जमेगा, तो ऑयल फिल्टर धीरे धीरे क्लॉग हो जाता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अगर आप ऑयल फिल्टर भी चेंज कर देंगे तो ये भी आपका इंजन के लिए, क्रैंकेस के लिए, गियर्स के लिए अच्छा होगा। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को भी जरूर विजिट करिए। मेरे चैनल पे अपाचे 200 रिलेटेड और भी बहुत सारा टॉपिक में आपको वीडियोस मिल जाएगा। इंजन का काम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जितना भी काम है मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। तो इसीलिए आप अगर खुद काम करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो भी काम पे आएगा और मैं आपको हेल्प भी कर पाऊंगा अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है तो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे आपको दिखा होगा, मैं बार बार उसको डिस्प्ले किया हूँ। तो उस चैनल पे आप अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग जितने भी अपाचे यूज़र है आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। वीडियो के अलावा भी छोटा छोटा पॉइंट होता है, हर एक बात में, हर एक पॉइंट में तो वीडियो नहीं बना सकते और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है जो इंडिविजुअल होता है, तो वो सब हम लोग आपस में अगर डिस्कस करेंगे तो हम सबके लिए वो थोड़ा नॉलेजेबल होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो बात यही है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।